हेलो स्टूडेंट्स। सो क्लास 10th आईसीएससी लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे प्रोफेज के बारे में। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एम फेज, ओके, माइटोटिक फेज या माइटोसिस। तो जो माइटोसिस वाला पार्ट था उसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस के में भी सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रोफेज, फर्स्ट फेज, इसलिए नाम पड़ा उसका प्रोफेज। तो पूरा डिटेल्ड अकाउंट हम लोगों ने देख लिया था कि उसमें कैसे क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा है, ओके। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहे हैं और एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, स्पिंडल फॉर्म हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। तो आप लोग लेट प्रोफेस और जो अर्ली प्रोफेस है उस वो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग मतलब इजी है, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया होगा, तो वैसा आप लोग बना देना। जो डायग्राम आपको लास्ट टाइम बनाया गया था वो लेट प्रोफेस का है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात कि आपसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में माइटोसिस या प्रोफेज कैसे होता है। तो दोनों में सेम ही है, ऐसा कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाएगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं और प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बट तो बाकी का जो काम है एस्टर वेस्टर वो सब वहाँ नहीं बनेगा। तो ये आप पार्ट ध्यान रखें प्लांट सेल के केस में। बाकी सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम है, ठीक है भाई क्लास। तो मोस्ट प्रोबेबली एनिमल सेल में ही आने के चांसेस रहते हैं, बट स्टिल अगर प्लांट सेल का है तो आप लोग ये ध्यान रखना। आपकी बुक में भी डायग्राम्स बनवाए गए हैं, दे रखे हैं प्लांट सेल के भी और एनिमल सेल के भी। एक बार उन्हें ज़रूर देख लें। स्टिल कोई कन्फ्यूजन आती है तो फिर वो आप लोग डिस्कस कर लो। बाकी जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है इतना तो आप लोग बढ़िया से अपना मतलब समझो, रिवीजन करो, ठीक है। बार बार रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के पास वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें देखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखो। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था। आज नंबर 2 मेटाफेस। अगली हेडिंग बनाइए मेटाफेस। मेक अ बिग हेडिंग। हाँ जी क्लास। तो मेटाफेज में क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा प्रोफेज में जाना ज़रूरी है। प्रोफेज में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो एस्टर हैं ये रेज, एस्ट्रल रेज इन्हें बोलते हैं, ठीक है। और यही माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर एलोंगेट होके स्पिंडल फाइबर्स, ये सब हम पढ़ चुके थे, ठीक। तो क्रोमोसोम सारे अभी इधर उधर है, ठीक है। कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई इस तरफ है, कोई इधर है। आप देख रहे हो कितना मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स अभी पड़े हुए हैं किधर किधर कोने में, ठीक है। तो अब मेटाफेज में क्या होता है कि यही जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अब सेंटर की तरफ यानी कि इक्वेटर की तरफ अरेंज होने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, मतलब ये सेंटर्स की तरफ, सॉरी सेंटर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसा, ये सेल, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सब डिसअपेयर हो ही गया था पहले, तो उसकी कोई टेंशन नहीं। और ये हमने दिखा दिया एस्टर, ये रेज निकली, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं से स्पिंडल फाइबर्स। हाँ जी क्लास, अब ज़रा समझ लो पहले। ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से अटैच्ड है ये, ऐसा है या नहीं?
ठीक है, 4 क्रोमोसोम दिखा लेते हैं टोटल। अब वैसे तो बहुत सारे होते हैं एक सेल के अंदर, हमारी सेल में ही 46 है, तो अब इतने सारे तो दिखाने से रहे। आप लोगों के पास टाइम है तो आप दिखा दो, बट ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी नहीं दिखाने। ठीक है, 4 से ही काम चल जाएगा, कंसेप्ट 4 में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा नीचे दिखाओ, क्योंकि हम इक्वेटर पर दिखा रहे हैं, तो इक्वेटर पर दिखाने के लिए सेंटर वाली जगह पूरी ऑक्यूपाई करेगा ये। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरीके से ठीक है, ऐसे बहुत सारे निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो कोई किसी क्रोमोसोम से अटैच होगा, कोई किसी क्रोमोसोम से होगा। तो कुछ ही हमने दिखाए हैं यहाँ पे क्रोमोसोम, इसलिए मैंने 4 को ही मतलब कुछ ही स्पिंडल फाइबर्स को अलोंगेट होता हुआ दिखाया है। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ इनकम्प्लीट भी दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप पूरा पूरा ही दिखाएं। तो ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब वही इक्वेटर, और इसी को ही आप क्या बोलते हो, मेटाफेज प्लेट या मेटाफेज प्लेन। ठीक, ये हो गए स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स ये है एस्टर, और ये तो पता ही है क्रोमोसोम्स। तो अब मेटाफेज में क्या हुआ, अब इसको समझो क्या कंसेप्ट है। देखो भाई क्लास, यहाँ पर क्या हुआ, प्रोफेज में आप देखो सारे क्रोमोसोम इधर उधर फैले हुए थे। ठीक है, इधर उधर फैले हुए थे, तो कोई स्पिंडल छोटा है, कोई स्पिंडल बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख रहे हो, उसने सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम को पकड़ा हुआ था और सारे मतलब सेल को ऑक्यूपाई कर रखा था, क्रोमोसोम ने पूरे फैले हुए थे। लेकिन मेटाफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम कहीं पर भी हो, अगर ये सेंट्रोमियर वाली पोजीशन से स्पिंडल से अटैच्ड है, तो ये सेंटर की तरफ अब आना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हैं तो इधर आने लग जाएंगे, यहाँ से हैं तो इधर आने लग जाएंगे। तो सेंटर की तरफ यानी कि इक्वेटर वाले रीजन में ये अलाइन हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। और इसी प्लेन को आप क्या बोल देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। और मेटाफेज पर जो ये क्रोमोसोम अरेंज हो गए, तो इसको मेटाफेज प्लेट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये लिखना चाहो आप लोग लिखो, मेटाफेज प्लेट। आई थिंक आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इक्वेटोरियल प्लेन लेकिन ज़रूर याद रखना। ठीक है, तो मेटाफेज पर क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट टू लाई या टू अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, क्यों हो रहा है अभी ऐसा, भी वो आगे हम समझेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप खुद देखो कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं ये प्रोफेज के कंपैरिजन में तो काफ़ी कंडेंस्ड हैं, क्योंकि प्रोफेज में कंडेंसेशन शुरू हो गया था क्रोमोसोम का, है ना, कॉइलिंग वॉइलिंग हुई थी, वही खुला था क्रोमोसोम, कंडेंसेशन हुआ था। तो एक कंडेंसेशन का प्रोसेस प्रोफेज में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और लेट प्रोफेज तक आते आते तो क्रोमोसोम काफ़ी हद तक मतलब कंडेंस्ड हो चुके थे, है ना, क्रोमेटिन काफ़ी हद तक कंडेंस्ड हो चुका था। तो मेटाफेज में तो नो डाउट वो बहुत अच्छे से कंडेंस्ड होगा। तो इतना जो अच्छे से कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, नेचुरल बात है, जब आप इस पर डाई डालोगे, इस पर स्टेन डालोगे, कलर डालोगे, तो ये एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छे से करेगा। इसको आप ऐसे समझ लो ना कि एक पतला सा धागा है, वहीं एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, कौन बढ़िया से डाई को एब्जॉर्ब करेगा, नीचे वाला। और वही हालात इनके हैं, बहुत कंडेंस्ड है, तो ये डाई को, स्टेन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे तो माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखेंगे भी। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो हैं आपको कौन सी स्टेज में बहुत अच्छे से क्लियरली माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, मेटाफेज में दिखाई देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्रोफेज में तो कंडेंसेशन चल रहा है, तो वहाँ तो उतना नहीं बोल सकते हम कि बहुत क्लियरली दिखेंगे। मेटाफेज में
कंडेंसेशन ओवर, ठीक है, एक तरीके से ख़त्म, वो बस अरेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर वो मैक्सिमम डाई एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर आप सेल में स्टेन डालो और डिवाइडिंग सेल को माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करो तो वो बहुत ईजिली स्टेन लेंगे और फिर आपको अपीयर हो जाएंगे और आपको दिख जाएंगे, हाँ ठीक है क्रोमोसोम कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है। समझ गए? ठीक है, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। लिखिए, आप इसको कंप्लीट करिए, डायग्राम ज़रूर बना लो पहले तो मेटाफेज का। डायग्राम जब भी बनाएं डायग्राम का नाम ज़रूर लिखें भाई। तो यहाँ लिख लीजिए डायग्राम शोइंग मेटाफेज, डायग्राम शोइंग मेटाफेज। इसमें अब आगे लिखो, इसमें क्या होता है इन मेटाफेज, chromosomes start to align. Align means arrange, ठीक है। इन मेटाफेज chromosomes start to align at the center या फिर इक्वेटर। सेल में जो सेंटर वाला पार्ट इज कॉल्ड इक्वेटर। तो इन मेटाफेज क्रोमोसोम स्टार्ट टू अलाइन एट द सेंटर और इक्वेटर। तो यहाँ सेंटर में या इक्वेटर पे आ जाते हैं, यही मेटाफेज की पहचान है। तो जब भी आपको कोई सेल दिखाई जाएगी माइक्रोस्कोप में सपोज, है ना, और उसमें आपसे पूछे कि बताओ कौन सी फेज़ है इसके अंदर, तो आप क्रोमोसोम की पोजीशन देख के इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्रोमोसोम इधर उधर कहीं फैले हुए हैं, क्रोमोसोम वही जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, अगर ये फैले हुए हैं तो प्रोफेज, सारे के सारे सेंटर में अपीयर हो रहे हैं तो मेटाफेज, ठीक है। तो एट द सेंटर ये आ जाते हैं। दूसरा, इन दिस फेज chromosomes can be best visualized because of high highly condensed फॉर्म, ठीक है। हाईली कंडेंस्ड फॉर्म की वजह से वो इजीली आपको दिखाई देंगे। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, बाय एब्जॉर्बिंग मोर स्ट्रेन, in this phase chromosomes can be best visualized because of highly condensed form and by absorbing, ब्रैकेट में क्या, ये ऐसे लिखो, and by absorbing more strain, ठीक है। चलो, तो ये हो गया है कंप्लीट मेटाफेज। अब आगे की कहानी नंबर 3 लिखेंगे एनाफेज। माइंड द वर्ड एनाफेज। अब एनाफेज समझो क्या होता है। देखो, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इधर उधर से प्रोफेज से आ गए सेंटर में, ठीक है, सेंटर में अलाइन हो गए। अब सेंटर में तो ये अलाइन हो गए, अब ये अलाइन क्यों हुए हैं वो भी अब आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। ये अटैच किससे थे? सेंट्रोमियर वाले रीजन से। सेंट्रोमियर वाला जो पार्ट था उसी से अटैच थे ना, स्पिंडल फाइबर्स। अब होगा क्या, एनाफेज में थोड़ी सी स्प्लिटिंग होती है। कैसे? ये जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है ये स्प्लिट, ठीक है, ये टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो सिचुएशन कैसे दिखाई देगी आपको? स्प्लिट होकर के, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, डायग्राम बना ही लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये
आधा पार्ट सेंट्रोमियर का ऐसा दिखा दो, आधा पार्ट ऐसे दिखा दो, समझने के लिए थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। तो यहाँ ये वाला जो सेंट्रोमियर है, जब स्पिंडल इसे अपनी तरफ, मतलब कि स्पिंडल अब पहले तो एलोंगेट हुआ था, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो थे वो एलोंगेट हुए थे तो स्पिंडल बने थे। ठीक है, अब ये स्पिंडल छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले तो एलोंगेट हुआ था, अभी छोटा होगा, इसे वापस पोल की तरफ जाना है। तो पोल की तरफ जाने के लिए इसे छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, और इक्वेटर की तरफ आने के लिए इसे एलोंगेट होना पड़ता है। तो अब होगा क्या कि ये पोल की तरफ जाएगा, तो पोल की तरफ जब जाएगा तो इस सेंट्रोमियर को पकड़े हुए पीछे की तरफ होता चला जाएगा। तो ये जो क्रोमोसोम है इसकी हालत कैसी होगी आप देखो ज़रा। ये मैंने एक फॉर्म दिखाई, ये स्पिंडल, तो ये स्पिंडल जो है, सॉरी ये इससे अटैच था ना, तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये रहा सेंट्रोमियर, ये रहा क्रोमेटिड, ये रहा सेंट्रोमियर और ये रहा क्रोमेटिड। ठीक है, मतलब सिचुएशन क्या हुई कि सेंट्रोमियर तो स्प्लिट कर गया। सेंट्रोमियर जब स्प्लिट कर गया तो सेंट्रोमियर से कौन अटैच था? स्पिंडल फाइबर अटैच था। ये स्पिंडल फाइबर अब छोटा होने लग जाएगा, पीछे की तरफ जाने लग जाएगा। तो ये कैसे करेगा? सेंट्रोमियर तो अटैच है स्पिंडल से, और ये जो क्रोमेटिड है, याद करो जब आप लोगों को क्रोमोसोम पढ़ाया था तो बताया था कि इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड, दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और एक को मिलाकर के बोल रहे हैं क्रोमोसोम। दो सिस्टर क्रोमेटिड से बन गया क्रोमोसोम। बात समझ में आई? तो ये जो क्रोमेटिड है ये ऐसे जाएंगे जैसे इनको मतलब सूली पर लटका दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से इनकी गर्दन पकड़ ली और पीछे की तरफ अब ये जा रहे हैं, और यहाँ पर अब कौन है आगे की तरफ? क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये जाना शुरू करते हैं। बात समझ में आई? तो एनाफेज इसी को ही बोलते हैं। मेटाफेज पे तो सारे अरेंज्ड ही थे। ठीक है, तो मेटाफेज में आपने दिखाया ही था कि ये जैसे सेंट्रोमियर है तो ये यहाँ से अटैच्ड है, ये यहाँ से अटैच्ड है। अब होगा क्या, ये जो सेंट्रोमियर है ये स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करने के बाद क्रोमेटिड कुछ इस तरफ, और थोड़ा जो दूसरा पार्ट है उस क्रोमेटिड का वो दूसरी साइड चला जाएगा। तो यही एनाफेज जो है, इसी को ही आप एनाफेज बोलते हो। तो डायग्राम बनाइए अब बढ़िया सा, नया डायग्राम बनाना भाई। मेटाफेज का जो डायग्राम था वो था, मेटाफेज का डायग्राम कुछ ऐसे ही था ना। ये था सेंट्रोमियर, यहाँ से ये अटैच थे, सेंट्रोमियर इस तरीके से अटैच थे। ठीक है, तो ये आप अटैच होते हुए दिखाओ। तो यहाँ से भी सेंट्रोमियर से ये अटैच्ड है स्पिंडल फाइबर, और यहाँ से भी अटैच्ड है स्पिंडल फाइबर। ठीक है, बाकी कुछ रह जाएंगे जो अटैच नहीं हो पाते, तो वो भी आप लोग दिखा सकते हैं, यही बात आपको पहले बताई थी। ठीक है, तो दोनों साइड से दिखा देना आप लोग, यहाँ से भी वहाँ से भी। इतनी बात तो क्लियर हुई। अब ये तो मेटाफेज का डायग्राम था। एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में ये ब्रेक होंगे, सारे के सारे ब्रेक हुए और अपने अपने पोल्स पर चले गए। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये सेंट्रोमियर, भाई सेंट्रोमियर से तो पकड़ेगा ना स्पिंडल फाइबर, तो उसको ऐसे अगर वो अपनी तरफ खींच रहा है तो क्रोमेटिड इस तरफ दिखेंगे। ये सेंट्रोमियर यहाँ ऐसे, ठीक है भाई क्लास। तो इन्हें ही आप क्या बोलेंगे अब?
ये डायग्राम शोइंग एनाफेज, और डायग्राम के इस तरफ लिख लो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर splits and sister chromatids separate. And reach to respective poles. देखिए भाई, एनाफेज यहाँ लिख लीजिए. इन एनाफेज centromere splits and sister chromatids. Centromere splits and sister chromatids reach to opposite poles, respective poles या फिर opposite poles. ठीक है. In anaphase centromere split and reach sister chromatids reach to opposite poles. ओके तो यहाँ स्प्लिटिंग हो रही है और ये अपने पोल्स पर पहुंच रहे हैं. दो काम हो रहे हैं यहाँ. हो गया डायग्राम. और लास्ट आता है नंबर 4, टीलोफेज. टीलो का मतलब ये होता है एंड, तो ये लास्ट में आ रहा है इसलिए टीलोफेज. फाइन. तो टीलोफेज में क्या है कंसेप्ट देखो. तो अभी अपने पोल्स पर तो पहुंच गए. ठीक है. अब जो काम प्रोफेज में हुआ वो सारा उल्टा काम यहाँ होता है. क्या? वहाँ तो कंडेंसेशन हुआ था प्रोफेज में, यहाँ क्या होगा? डीकंडेंसेशन होगा. मतलब क्रोमोसोम्स डीकंडेंस. तो जब ये डीकंडेंस होएंगे तो क्या बन जाएंगे वापस? क्रोमेटिन. भाई ये क्रोमेटिन जो था याद करो, उसको खोला था, उसके बाद उसकी कॉइलिंग करी थी तो क्रोमोसोम बन गए थे. तो क्रोमोसोम को बोला था हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर. अब यही क्रोमोसोम्स जो हैं जब ये डीकंडेंस होंगे तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रोमेटिन में. ठीक है. तो क्रोमोसोम्स डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन. वापस किस में हो गए? क्रोमेटिन में. ठीक. क्योंकि क्रोमोसोम बने ही क्यों थे? इक्वल डिवीजन के लिए. अभी आगे आएगा डिवीजन विवीजन तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो क्रोमोसोम्स डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन. एक साइड पे भेज दिया ना, बस अब आगे क्या पढ़ेंगे? स्प्लिटिंग हो जाएगी साइटोप्लाज्म की. एक सेल इस तरफ, दूसरी सेल इस तरफ. तो क्रोमोसोम के जरिए डीएनए तो इक्वल चला गया ना. अब कर दो उसको वापस, क्रोमेटिन बना दो. क्या हो रहा है? काम तो हो ही गया हमारा. तो क्रोमोसोम्स डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन नेटवर्क. ठीक. दूसरा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. रीअपियर्स. ये सब आ जाती हैं. ठीक है. ये सब आ जाते हैं रीअपियर. तीसरा आप लिख सकते हैं एस्टर एंड स्पिंडल डिसअपियर्स. फाइन. ये सारा कुछ था टीलोफेज का. डायग्राम बनाना चाहो बना लो. ये है टीलोफेज. स्टार्ट टू डिसअपियर ऐसे लिखो. स्टार्ट टू डिसअपियर. यहाँ दिखाओ एस्टर. यहाँ ठीक है एस्टर दिखाया और यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं? क्रोमेटिन. तो यहाँ लिख लो क्रोमोसोम्स लॉस्ट देयर आइडेंटिटी. आइडेंटिटी तो लॉस ही हो गई ना उनकी. अब कहाँ क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको?
तो जब क्रोमोसोम दिख ही नहीं रहे तो आइडेंटिटी लूज, ठीक है, लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड बिकम, क्या बन गए, क्रोमेटिन, बिकम क्रोमेटिन। ओके, तो यहाँ जो डायग्राम बना है इसके नीचे लिख लीजिए डायग्राम शोइंग विच फेस, डायग्राम शोइंग टीलोफेस। ठीक है भाई क्लास, डायग्राम शोइंग टीलोफेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर, तो आप डॉटेड फॉर्म में दिखा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ डॉटेड फॉर्म में जो दिखाया है इसकी लेबलिंग कर सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। तो ये हो गया है कंप्लीट टीलोफेस। इसमें एक लाइन और ऐड कर लो, टीलोफेस, टीलोफेस is followed by, telophase is followed by cytokinesis, telophase is followed by cytokinesis। ओके, तो अब तक हमें क्या क्या समझ में आ गया कि जो माइटोसिस है, यानी कि कोई भी सेल जब सेल साइकिल में एंटर करती है तो सबसे पहले वो अपने आप को प्रिपेयर कराती है इन इंटरफेस, ठीक है, पहले प्रिपरेशन करती है। उसके बाद जैसे ही प्रिपरेशन हो जाए वो नेक्स्ट कौन सी फेज़ में एंटर करती है, एम फेज़ में एंटर करती है। एम फेज़ दो फेजेस से मिलकर के बनता है, यानी कि एक तो है न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा पार्ट क्या था, साइटोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग तो हमने सीख ली, आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी सेल जब अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी, पेरेंटल सेल, और जैसे ही वो कैरियोकाइनेसिस में एंटर करेगी तो उसके दो न्यूक्लियस रेडी हो जाएंगे। आप लोग टीलोफेज में देख ही रहे हो कि न्यूक्लियस जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी होने लग गए हैं। एक सेक्शन यहाँ बन गया है, दूसरा सेक्शन यहाँ बन गया है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे। तो दो न्यूक्लियस बन गए, यानी कि न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग हो गई या दो न्यूक्लियस बन गए, इसी फिनोमेना को हमने क्या बोल दिया, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब आगे दो न्यूक्लियस तो बन गए लेकिन दो सेल्स अभी नहीं बनी हैं, और सेल डिवीजन में यानी कि एम फेज में माइटोसिस में क्या था, डिवाइडिंग फेज था, एक सेल से दो सेल बननी थी। तो दो न्यूक्लियस रेडी हो गए हैं बट जो दो सेल्स हैं वो भी नहीं बनी हैं। वो किस कौन से मेथड से बनेगी, साइटोकाइनेसिस से। और साइटोकाइनेसिस कौन से फेज के बाद होता है, ये होता है टीलोफेज के बाद, ठीक है। तो इसलिए टीलोफेज इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ओके, तो अब अगली हेडिंग बनाओ आप लोग। नंबर 2 कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया था, नंबर 2 साइटोकाइनेसिस, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हाँ जी, तो साइटोकाइनेसिस में दो सेल्स में आप लोगों को ये स्टडी करना है। अगर आप देखो तो हमारे प्लैनेट पर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। तो इन प्लांट सेल यानी कि प्लांट सेल में कैसे दो नई सेल्स जनरेट होती हैं, तो इन प्लांट सेल्स, और दूसरा एनिमल बॉडी में कैसे दो नई सेल्स जनरेट होती है, तो इन एनिमल सेल। ओके, तो पहले एनिमल सेल समझ लेते हैं। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है बाय सेल फ्यूरो मेथड। साइटोकाइनेसिस occurs by cell furo method। और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस occurs by cell plate method। ओके, अब इसमें क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे सपोज ये कोई सेल है,
एनिमल सेल। इस एनिमल सेल में यहाँ न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। अभी आप लोगों ने टीलोफेज में समझा, दो न्यूक्लियस आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, एक इस तरफ और एक दूसरा इस तरफ, ठीक है, विद इन अ सेल। अब हमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, उसे अलग करना है। सेल फ्यूरो में क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये इनवेजाइनेट करना शुरू करती है दोनों साइड से। मतलब इस साइड से भी ये इनवेजाइनेट करना शुरू करेगी, अंदर की तरफ मुड़ना शुरू करेगी, और ये यहाँ से भी इनवेजाइनेट करेगी, ठीक है। और ये जो इनवेजाइनेशंस बनी हैं ये और आगे बढ़ती चली जाएंगी, गहरी होती चली जाएंगी। तो ये इस तरीके से ये सेक्शन और आगे अलोंगेट होगा, ये ऐसे अलोंगेट होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो दोनों इनवेजाइनेशंस हैं ये मीट करेंगी और डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये सेक्शन, ये वाला जो पार्ट है ये एक अलग सेल बन गया और ये एक अलग सेल बन गया, ठीक है भाई क्लास। तो इस मेथड को आप क्या बोल रहे हैं, सेल फ्यूरो मेथड। मतलब अ काइंड ऑफ कैविटी इज जनरेटिंग, ठीक है। तो साइड में एक कैविटी तो जनरेट होगी ना, एक मतलब स्पेस, एम्प्टी स्पेस तो जनरेट हो ही गया था। तो ये स्पेस जो जनरेट हो गया है, कैविटी जो जनरेट हो गई है, इसी को ही सेल फ्यूरो मेथड, इस वजह से इसका ऐसा नाम दिया। और ये जो सेल फ्यूरो मेथड है इसमें दूसरी बात क्या, ये आपको आउटसाइड टू इनसाइड, इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ही तो कैविटी बने जनरेट होएगी। तो जो इनवेजाइनेशन है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इज आउटसाइड टू इनसाइड, और इस तरीके से दो नई सेल्स फॉर्म हो जाएगी। जबकि प्लांट सेल के केस में क्या है, प्लांट सेल में ऐसा नहीं है, वहाँ सेल फ्यूरो नहीं हो पाता, ठीक है। रीज़न इज सेल वॉल एज यू नो। तो ये जो प्लांट सेल है यहाँ पर ये दो न्यूक्लियस बन गए, यहाँ सेंटर में एक स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होता है, इसे आप बोलते हैं सेल प्लेट। यही सेल प्लेट जो है ये अभी इनसाइड है, अंदर की तरफ है। अब ये बाहर की तरफ भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, मतलब दोनों साइड में, दोनों डायरेक्शन में ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और ये सेल प्लेट अल्टीमेटली जो सेल वॉल वाला पार्ट है उससे फिर मीट करेगी, ठीक है, बाउंड्री वाला पार्ट है उससे मीट कर जाएगी। तो इस तरीके से पार्टीशन हो जाएगा और दो सेल्स रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ प्लांट सेल में मेथड होता है दो सेल्स बनाने का, सेल प्लेट, और एनिमल सेल में जो मेथड है दैट इज सेल फ्यूरो। ओके, तो इसे आप कंप्लीट करो। ये है एनिमल सेल, यहाँ इनवेजाइनेशंस डेवलप होंगे, इनवेजाइनेशंस फ्रॉम बोथ साइड्स। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये है इनवेजाइनेशन, दैट इज सेल फ्यूरो। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट और क्या ऐड करेंगे, अभी क्या बताया, डायरेक्शन क्या है इसकी, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यही लिख के ख़त्म करो, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, और प्लांट सेल में
ये है प्लांट सेल, ये है न्यूक्लियस, और बीच में क्या डेवलप हो गई है, सेल प्लेट। डेवलप्स एंड रीच टू पेरिफ्री, सॉरी रीचेस टू पेरिफ्री, पेरिफ्री मतलब साइड्स, रीचेस टू पेरिफ्री ऑफ सेल from inside to outside। ठीक है क्लास, तो साइटोकाइनेसिस के ज़रिए यहाँ 2 सेल्स रेडी हो जाएंगी और ऐसे ही यहाँ पर 2 सेल्स रेडी हो जाएंगी। आप इसको और आगे दिखाना चाहते हो तो दिखा लो। ये एक सेल रेडी हो गई, ठीक है, और ऐसे ये दूसरी सेल रेडी हो गई। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस 2 फेजेस में कंप्लीट करना था, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो हमने पहले न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग सीख ली 4 फेजेस के ज़रिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और न्यूक्लियस स्प्लिट कर गया तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस करवा दो, साइटोप्लाज्म को स्प्लिट करवा दो। तो वो प्लांट सेल में एक अलग तरीके से होता है और एनिमल सेल में वो एक अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 सेल्स रेडी हो गई और यही प्रोसेस क्या था, सेल डिवीजन, यानी कि एम फेज, माइटोटिक फेज। तो सेल साइकिल इज ओवर। ये डायग्राम बनाओ आप लोग। नेक्स्ट कम्स मियोसिस। अगली हेडिंग बनाइए मियोसिस। हाँ जी क्लास, नेक्स्ट हेडिंग मियोसिस। ठीक है, वैसे तो इसका भी काफ़ी डिटेल्ड अकाउंट होता है, लेकिन आप लोग अभी 10th में हैं तो इतना डिटेल में ये नहीं दे रखा। आईसीएससी 10th लेवल पर कुछ पार्ट इसका बता रखा है, बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत माइटोसिस से मिलती जुलती है। तो जितना बता रखा है उतना ज़रूर कवर अप करो। बाकी आपको बताइए बाकी के जो स्टेप्स हैं वो सारे माइटोसिस की तरह होते ही हैं, कुछ डिफरेंसेस लेकिन बहुत काफ़ी हैं। ठीक है, तो मियोसिस में सबसे पहले तो बेसिकली ये सेल साइकिल का एक तो पार्ट नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि सेल साइकिल में आपने क्या पढ़ा कि उसमें एक तो इंटरफेस है और एक माइटोटिक फेस है, ये अलग डिवीजन है। ठीक, तो मियोसिस जो है ये कहाँ होती है, सबसे पहली बात तो देखो इसे बोलते हैं आप रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। रिडक्शनल डिवीजन क्यों, क्योंकि वहाँ इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोल रहे थे, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो कि वहाँ प्रेजेंट थे पेरेंटल सेल में उतने ही डॉटर सेल्स में जा रहे थे। कैसे जा रहे थे, अच्छा इसको और सीखो। आप याद करो कि हम लोगों ने क्रोमोसोम्स पढ़े थे, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स 2 क्रोमेटिड्स से मिलकर के यहाँ पर रेडी हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों क्रोमेटिड में जो कंटेंट है डीएनए का वो कितना है, 4C। ठीक है, लास्ट की क्लासेस ज़रा याद करें, ये सब पढ़ाया जा चुका है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का कंटेंट 4C है। तो जब ये स्प्लिट करेगा, क्रोमोसोम किससे बनता है, डीएनए के कंडेंसेशन से तो बनता है। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रोमेयर है जैसे स्प्लिट करेगा, एक क्रोमेटिड यहाँ गया, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ गया। तो जब वो यहाँ जाएगा तो ये 2C कंटेंट लेकर जा रहा है, ऐसे जब वो वहाँ जाएगा तो 2C कंटेंट लेकर जा रहा है। तो जो डीएनए का कंटेंट है
वो नॉर्मल हो गया, यानी कि 2C और 2C ही तो प्रेजेंट होता है पेरेंटल सेल में, उतना ही जा रहा है, ठीक है। तो इससे जो 2 डॉटर सेल्स बनेगी उसमें डीएनए का अमाउंट तो सही बैठ गया, और उसी डीएनए के कंडेंसेशन या क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनता है, तो क्रोमोसोम का नंबर भी इक्वल ही रहेगा। कैसे इक्वल रहेगा, यहाँ पर भी 46 ही बनेंगे कंडेंसेशन से, और यहाँ पर भी कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, 46 बनेंगे। क्यों, क्योंकि पेरेंटल सेल में भी कंटेंट कितना था डीएनए का, 2C, तो कितने बन रहे थे क्रोमोसोम उसके, 46, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशनल डिवीजन इस वजह से उसको कहा गया था। अब आगे बात करते हैं मियोसिस की। तो मियोसिस जो है दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ कंटेंट हाफ हो जाता है, ठीक है, बिकॉज इट ड्यू टू meiosis chromosomal number gets reduced to half. Reductional division because due to meiosis chromosomal number gets reduced to half, that is daughter cells obtain half number of या half number of chromosomes as compared to parental cell, ठीक है, अंडरलाइन। So daughter cells obtain half number of chromosomes as compared to parental cell, ठीक है भाई क्लास। अब इसको ज़रा और डिटेल में समझते हैं। देखो जैसे सपोज ये कोई सेल है, यहाँ पर प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड दैट मीन्स ह्यूमन सेल 46 क्रोमोसोम्स, ठीक। तो ये सेल जो है ये जब मियोसिस में एंटर करेगी तो सबसे पहले ये जाएगी मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, एक होती है मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस 2। यहाँ लिखते हैं हम मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1 रिडक्शनल होती है नेचर में। रिडक्शनल का मतलब अगेन रिडक्शनल है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ करेगी या डबल करेगी, हाफ ही करेगी, तभी नाम ऐसा पड़ा है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है 46, यहाँ अब हाफ हो जाएगा। कितना हाफ हो जाएगा, 46 का हाफ 23, तो 23 अगर हाफ हो गया है तो उसको 2n लिखे या n लिखे, n इज इक्वल्स टू 23, n इज इक्वल्स टू 23, ठीक है। ये चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुकी थी, ये n और 2n क्या है। तो ये है पेरेंटल सेल, यहाँ पर दिखा दीजिए पेरेंटल सेल, और ये पेरेंटल सेल अब मियोसिस में एंटर करती है। पहले ये एंटर करेगी मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 इज़ रिडक्शनल इन नेचर, और रिडक्शनल होने की वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये सेल्स जो हैं ये एंटर करेगी मियोसिस 2 में। तो जब ये मियोसिस 2 में एंटर करेगी, यहाँ पर लिखेंगे मियोसिस 2, और मियोसिस 2 जो है वो रिडक्शनल नहीं होती, वो इक्वेशनल होती है। इक्वेशनल का मतलब क्या हुआ, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, क्योंकि माइटोसिस भी हम पढ़ चुके हैं पहले, वो इक्वेशनल डिवीजन है। तो 23 अगर इस सेल में प्रेजेंट है तो इससे जो 2 सेल्स रेडी होंगी उनमें भी कितने क्रोमोसोम्स जाएंगे, 23 ही जाएंगे, इसीलिए नाम क्या पड़ गया, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम बना लो, 2 सेल्स रेडी हो गई, यहाँ 2 सेल्स रेडी हो गई, ठीक है। और सबका क्रोमोसोमल नंबर कितना है, 23। तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मियोसिस होती है
ये एक रिडक्शनल डिवीजन है, इसके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो बिल्कुल हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, पहली बात। और ये जो क्रोमोसोम नंबर है ये किस तरीके से हाफ होगा, मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, वो कैसे होगा वो भी हम आगे सीखेंगे। और मियोसिस 2 बिल्कुल इक्वेशनल डिवीजन यानी कि माइटोसिस की तरह है, तो वहाँ जो 2 सेल्स बनेगी उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर वैसा ही रहेगा जैसे इन सेल्स में था, ठीक है। तो माइटोसिस में एक सेल से कितनी सेल्स जनरेट हो रही थी, अल्टीमेटली 2 सेल जनरेट हो रही थी। और यहाँ पर एक पेरेंटल सेल से अल्टीमेटली कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं, 4 सेल्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। इसको कंप्लीट करेंगे, यहीं इस डायग्राम के साथ में लिख लो, मियोसिस is completed in 2 stages. Number 1, meiosis 1. Number 2, meiosis 2. थर्ड पॉइंट या सेकेंड पॉइंट जो भी है, मियोसिस form 4 cells from 1 पेरेंटल सेल, ठीक है। मियोसिस फॉर्म्स 4 सेल्स फ्रॉम 1 पेरेंटल सेल, जबकि माइटोसिस में 2 ही बन रहे थे। और लास्ट पॉइंट आता है इसमें लोकेशन, कि मियोसिस होती कहाँ पर है। मियोसिस अकर्स इन, हाँ जी, इसको ज़रा समझिए क्या है इसमें कंसेप्ट। आप लोग जानते हो कि हमारी जो बॉडी है उसमें सब जगह माइटोसिस ही होती है, चाहे ग्रोथ के लिए हो, हम जायगोट से आज इतने बड़े बन गए ड्यू टू माइटोसिस, ठीक है, चाहे कोई इंजरी हो गई हो, है ना, कोई प्रॉब्लम आ गई हो बॉडी में तो नए सेल्स जनरेट कराने हो तो भी माइटोसिस, ठीक है। तो सबके लिए हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि माइटोसिस वर्क करती है। लेकिन जो मियोसिस है ये कहाँ होती है, ये होती है स्पर्म और ओवम बनाने के लिए, मतलब मेल बॉडी में स्पर्म सेल बनाने के लिए मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है, और ऐसे ही फीमेल बॉडी में ओवम सेल बनाने के लिए मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, देखिए, ये कोई नॉर्मल पेरेंटल सेल है, तो ये जो पेरेंटल सेल है इसका प्लॉइडी लेवल 2n, फाइन। तो ये एंटर करेगी मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में एंटर करेगी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाँ, मियोसिस 1 कैसी है, रिडक्शनल या इक्वेशनल, तो क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ, ठीक है, क्योंकि वो रिडक्शनल डिवीजन है। अब यही सेल मियोसिस 2 में एंटर करेंगी, तो जब ये मियोसिस 2 में एंटर करेंगी तो इससे कुछ यहाँ पर 2 सेल्स बनी, यहाँ पर 2 सेल्स बनी, यही 2 सेल मॉडिफाई हो जाती हैं पर्टिकुलर गैमेट्स में, ठीक है। अगर ये मेल बॉडी में ये काम हो रहा है तो ये डेवलप हो जाएंगी स्पर्म्स में, ऐसे फीमेल बॉडी में अगर हो रहा है तो ओवम में। तो स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर कितने गए, पेरेंटल सेल में अगर 46 थे तो स्पर्म में अल्टीमेटली कितने पहुँचे, 23, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 23, यहाँ पर भी 23, यहाँ पर भी 23। सेम काम फीमेल बॉडी में होगा, तो फीमेल बॉडी में ओवम रेडी हो जाएंगे, तो जो फीमेल बॉडी में ओवम रेडी हुए वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना पहुँचेगा, 23। ऐसा है या नहीं, ठीक है। तो अब ये जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पहुँचे हैं, आप लोग जानते ही हो कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, यानी कि ये एक मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करेगा, अपना जो न्यूक्लियस है इस गैमेट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक सेल बन रही थी, ये भी पढ़ चुके हैं लास्ट की क्लास में, कौन सी सेल, जायगोट, ठीक है ना। तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ भी 23 थे, तो अब इस सेल में कितने पहुँचेंगे, 46। और एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46,
ठीक है। तो अगर आप खुद सोचो मियोसिस ना हो तो नॉर्मल अगर एक पल के लिए मान लो मियोसिस ना हो तो इन स्पर्म्स में 46 क्रोमोसोम जाएंगे। और ओवम में भी कितने गए? 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम फ्यूज़ करके जब जायगोट बनाएंगे तो क्रोमोसोम नंबर तो काफ़ी सारे पहुंच गए, तो 92 हो गए। ऐसे ही 92 क्रोमोसोम वाली सेल जायगोट बन गई, ठीक है, जिसमें 92 क्रोमोसोम्स हैं। फिर ये जायगोट बड़ा होगा, एडल्ट बनेगा, ठीक है। अब या तो ये मेल बनेगा या फीमेल। तो अगर कुछ भी बने, मेल बने चाहे फीमेल बने, इसकी बॉडी में अगर 92 क्रोमोसोम है हर एक सेल में, ठीक है, और इसमें भी अगर मियोसिस नहीं हो रही है फॉर आप लोग एक पल के लिए मानो, तो अब इसमें भी अगर मियोसिस नहीं होगी तो इसके स्पर्म्स में भी 92 क्रोमोसोम, ठीक है। और अगर कोई फीमेल है उसकी बॉडी में भी अगर मियोसिस नहीं होती तो उसके ओवम में भी 92 क्रोमोसोम। अगेन फिर स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से 92 तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हो पहली जनरेशन, फिर दूसरी जनरेशन, ऐसे तीसरी जनरेशन, ऐसे करते करते क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता चला जाएगा। और हम लोग जो ह्यूमन जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये हम लोग कुछ अलग ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करना, डीएनए का नंबर, डीएनए का अमाउंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करने के लिए मियोसिस यूज़ होती है। इसीलिए नेचर ने हमें ऐसा डेवलप करा कि हमारी सारी बॉडी सेल में माइटोसिस होती है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए, यानी कि स्पर्म और ओवम बनाने के लिए क्या यूज़ होती है? मियोसिस यूज़ होती है, ताकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए और उससे जो जायगोट बने, जो नया इंडिविजुअल बने, उसमें क्रोमोसोम का नंबर फिक्स्ड रहे, मेंटेन रहे। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर फिक्स्ड नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा, तो आप लोग जानते हो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा भयानक वाले होंगे, ठीक है। तो ये हर स्पीशीज़ के अंदर यही इम्पोर्टेंट बात है कि पूरी बॉडी में माइटोसिस चलेगी, सिर्फ गैमेट्स और दूसरी बात आप लोगों को क्या बताई, स्पर्म और ओवम बनाने के लिए ही जो मियोसिस हैं वो यूज़ होगी। सिर्फ पूरी बॉडी में स्पर्म और फीमेल बॉडी में ओवम बनाने के लिए मियोसिस यूज़ होती है, बाकी और कहीं यूज़ नहीं होती, ठीक है। और क्यों यूज़ होती है वो आपको मैंने बता दिया, टू रिस्टोर दी क्रोमोसोमल नंबर। क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होगी तो माइटोसिस होगी, और माइटोसिस के चलते तो ये हर जनरेशन में नंबर डबल होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, इसीलिए मियोसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो मियोसिस होती है रिप्रोडक्टिव सेल बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लो, meiosis occurs in ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होती है? अगर मेल है तो इन टेस्टिस, और अगर फीमेल है तो इन ओवरीज, ठीक है। तो वहाँ पर होती है ये। और इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स। भाई ये तो क्लास 9 में पढ़कर आए हैं आप लोग, चैप्टर था ना पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स में याद करो, आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था कुछ इस तरीके का, क्या था ये? एंथो, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में एंथर में होती है, और फीमेल बॉडी में, ये मेल वाला पार्ट है, मेल, ठीक है। फीमेल बॉडी में इन ओवरी। यहाँ आगे एक एक चीज़ और लिखो भाई, टेस्टिस में जब मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे? स्पर्म्स, टू फॉर्म स्पर्म्स, ऑन ओवरीज टू फॉर्म ओवम, ठीक है। इन एंथर टू फॉर्म pollen grains,
नाम याद है, भूल गए? पोलन ग्रेन्स मियोसिस से हो रहे थे। मियोसिस से बनते हैं ये। और ओवरी में टू फॉर्म ओव्यूल, ठीक है। ओवरी ब्रैकेट में लिख लेना फीमेल। ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आप लोगों को याद हो, ज़रा रजिस्टर खोल कर देख लो पिछली क्लास का। तो मियोसिस के बारे में आप लोगों को बता दिया, ये हो गया कंप्लीट। अब एक लास्ट एक पॉइंट और ऐड कर लो आप लोग, सिग्निफिकेंस। अगला पॉइंट बना लो, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे माइटोसिस का सिग्निफिकेंस पढ़ा था, सेल साइकिल का, याद है ना? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, है ना, रिपेयर, रिप्लेसमेंट। ऐसे ही मियोसिस का सिग्निफिकेंस है। तो पहला सिग्निफिकेंस आज आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, वही लिख लीजिए। इट रीस्टोर्स या फिर मेंटेन्स, रीस्टोर या मेंटेन्स द क्रोमोसोमल नंबर in every generation। ठीक है, रीस्टोर कैसे करेगी वो आपको समझा ही दिया, ठीक है। क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होगी तो माइटोसिस होगी, और आप लोग जानते ही हैं ऐसे तो फर्टिलाइजेशन के चलते बार बार क्रोमोसोम नंबर हर जनरेशन में डबल ही होते चले जाएंगे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, सबसे पहली बात, इट रीस्टोर्स या मेंटेन्स द क्रोमोसोमल नंबर इन एवरी जनरेशन, ठीक है। और दूसरी बात, या ब्रैकेट में आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स get doubled at every generation, ठीक है, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल 46 क्रोमोसोम है तो वो कितने हो जाएंगे, 92, ब्रैकेट क्लोज। इससे आप लोगों को याद रहेगा कि क्या कंसेप्ट था, ठीक है। अदरवाइज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट डबल्ड एट एवरी जनरेशन। एग्जाम्पल 46 से कितने हो गए, 92। ऐसे 92 से और डबल कर दो, 92 स्पर्म में है, 92 ओवम में है, और उनके फ्यूजन से जो जायगोट बना, जो एडल्ट बनेगा, खुद कैलकुलेट कर लो आप उसकी हर एक सेल में कितनी होगी, फिर ऐसे सो ऑन। तो ये तो बहुत डिज़ास्टर्स सिचुएशन हो जाएगी भाई, ठीक है। ह्यूमन तो फिर ह्यूमन ही नहीं कहलाएंगे। तो ये सब चीज़ें थी, ओके। तो ये आप लोग लिखो। हाँ जी क्लास, तो इतना कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। तो ये हो गया ए पॉइंट। बी पॉइंट लिख कर ख़त्म कर लीजिए, डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे कि मियोसिस जनरेट्स वेरिएशंस, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस में ही बी पॉइंट है। तो मियोसिस जनरेट्स वेरिएशंस, इसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ओके। तो आज की क्लास में इतना करवा दिया गया, इतना आप लोग अच्छे से रेडी करो, तैयारी करो, ओके क्लास। थैंक यू, बाय बाय।